देखो यहाँ पे ये एक्सपांशन फेज है, यहाँ पे आप पीक पे आ गए हो, यहाँ से आपकी इकोनॉमी जो है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट होती है। तो पहले रिसेशन आता है, फिर रिसेशन डिप्रेशन में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे आप अपने मिनिमम लेवल तक पहुँच जाते हो, फिर धीरे धीरे यहाँ से हम बढ़ते हैं तो रिकवरी होती है, फिर से एक्सपांशन, और ये सब चलता रहेगा। साइक्लिकल फ्लक्चुएशन बिजनेस साइकिल का चलता रहेगा इसी तरीके से जो आपको शो किया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए फेजेस क्या है, पीक, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी, इन 4 फेजेस में बिजनेस साइकिल को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें से ये एक एक्सपांशन आना मैंडेटरी है जो आपकी इकोनॉमी ऊपर उठ रही है, और ये एक कॉन्ट्रैक्शन आना बहुत ज़रूरी है जहाँ पे आपकी इकोनॉमी डिक्लाइन हो रही है। जब तक ये नहीं होगा इकोनॉमी में बिजनेस साइकिल कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन के फॉर्म में डिस्कस कर लेते हैं इसी को। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, द सप्लाई एक्सीड्स द डिमांड एंड स्टॉक्स आर पाइलिंग अप। आपका सप्लाई जो है वो डिमांड से ज़्यादा हो चुका है, यानी कि जो स्टॉक है वो बढ़ता जा रहा है पर कोई खरीद नहीं रहा। सो द वर्कर्स आर रिट्रेंच। तो अब जब आपका लोग सप्लाई ज़रूरत से ज़्यादा अवेलेबल है तो आप प्रोडक्शन करना बंद कर देते हो, तो वर्कर्स जो हैं उनको निकाल दिया जाता है नौकरी से, बिजनेस फेलियर बढ़ने लगता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगता है, और अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से इनकम, एक्सपेंडिचर लेवल, प्राइजेस, ट्रेड एक्टिविटीज़ इकोनॉमी में क्या होने लगती है, गिरने लगती है, फॉल आने लगता है। ये जितने भी फीचर्स हमारे लिखे हैं ये कौन से फेज ऑफ बिजनेस साइकिल के फीचर है? विच फेज ऑफ बिजनेस साइकिल फीचर रिप्रेजेंट्स इट? आंसर होगा आपका रिसेशन। आंसर क्या होगा? रिसेशन। रिसेशन में धीरे धीरे डिमांड कम होती है, सप्लाई बढ़ने लगती है, जिससे स्टॉक्स पाइल अप होते हैं, जिससे आपका बिजनेस जो है फेल होता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगता है, इनकम, एक्सपेंडिचर, प्राइजेस, ट्रेड एक्टिविटी सभी क्या होती हैं, गिरने लगती हैं। तो ये सिचुएशन क्या कहलाएगा? आपका रिसेशन। ठीक है, चलिए कौन सा फेज है? रिसेशन फेज है। याद रखिएगा कीवर्ड्स की, रिसेशन कब आता है? जब ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। फर्स्ट क्या कह रहा है कि बिजनेस साइकिल आर परवेसिव इन देयर इफेक्ट। परवेसिव मतलब बहुत व्यापक है, इनका इम्पैक्ट बहुत बड़ी लेवल तक देखा जाता है। सेकेंड, द अप एंड डाउन मूवमेंट आर नॉट सिमेट्रिकल, कि अप डाउन मूवमेंट सिमेट्रिकल नहीं है। द डाउनवर्ड मूवमेंट इज मोर सडन एंड वायलेंट देन द अपवर्ड मूवमेंट। जो आप डाउनवर्ड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वो ज़्यादा सडन है किसके कंपैरिजन में? अपवर्ड मूवमेंट के कंपैरिजन में। तो आप देखोगे दोनों ही स्टेटमेंट एक्चुअल में आपकी करेक्ट है रिगार्डिंग द बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल का इम्पैक्ट एक्चुअल में आपको देखने को मिलता है कहाँ पे? बहुत बड़ी लेवल पे, है ना, इट इज परवेसिव। चलिए तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट बढ़ता है क्वेश्चन हमारा, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। 2 स्टेटमेंट है 1 and 2। पहला बोल रहा है बिजनेस साइकिल रेफर टू इकोनॉमी वाइड फ्लक्चुएशन इन द कंजम्पशन और इकोनॉमिक एक्टिविटी ओवर सेवरल मंथ्स और ईयर। बिजनेस साइकिल जो है वो रेफर करता है इकोनॉमी वाइड फ्लक्चुएशंस में, इन कंजम्पशन और इकोनॉमिक एक्टिविटी ओवर सेवरल मंथ, कि आपका इकोनॉमी वाइड फ्लक्चुएशन को पता करता है कंजम्पशन में। सेकेंड बोल रहा है बिजनेस साइकिल आइडेंटिफाइड करता है एज अ सीक्वेंस ऑफ 4 फेज, जिसमें बूम है, रिसेशन है, डिप्रेशन है, रिकवरी है। अब बताइए कौन सा स्टेटमेंट आउट ऑफ दीज 2 करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है? बहुत माइनर सा पॉइंट है जो आपको बताएगा क्या आंसर आपके यहाँ पे होगा, पर वो आपको आइडेंटिफाई करना होगा। सॉरी बताइए क्या होगा आंसर? देखो सेकंड तो बिल्कुल सही है, बट फर्स्ट में गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? इकोनॉमी वाइड फ्लक्चुएशन आप कंजम्पशन में नहीं देखते हो, प्रोडक्शन में देखते हो। इकोनॉमी वाइज जो फ्लक्चुएशन हम देख रहे हैं वो आपका प्रोडक्शन में देखा जाता है, कंजम्पशन में नहीं। तो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है पर 2 करेक्ट है ना। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट सेकंड इज करेक्ट। राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। गलत क्यों है? कंजम्पशन की वजह से, बस वहां पे कंजम्पशन की जगह प्रोडक्शन आना चाहिए था। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द इनकरेक्ट वन इन रिलेशन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल के कॉन्सेप्ट में कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है वो आपको बताना है। तो ध्यान से पढ़िए एंड लेट मी नो कौन सा इनकरेक्ट है।
ओके चलो देखो यहाँ पे पहला बोल रहा है कि टर्म जो बिजनेस साइकिल इकोनॉमिक साइकिल है, ये रेफर करता है इकोनॉमी वाइड फ्लक्चुएशन इन प्रोडक्शन और इकोनॉमिक एक्टिविटी ओवर सेवरल मंथ्स और ईयर। तो ये तो ठीक ही लग रहा है ना, पर आपसे इनकरेक्ट पूछा है, सेकंड पर थे। These fluctuations occur around a long-term growth trend and typically involve shift over time between periods of relatively rapid economic growth and periods of relatively stagnation or decline. ठीक है, business cycle simply means the whole course of business activity passes through the phases of prosperity and boom. फोर्थ बोल रहे हैं बिजनेस साइकिल एक रेगुलर प्रिडिक्टेबल और रिपीटेटिव फिनोमिना है लाइक अ स्विंग ऑफ पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक। अब यहाँ पे है गड़बड़, एक तो डी ऑप्शन गलत है, बिजनेस साइकिल इज नॉट रेगुलर नॉट प्रिडिक्टेबल, है ना, नॉट रिपीटेटिव, यहाँ पे नॉट आना चाहिए था, आपका डी गलत है। अगर मैं बात करूँ सी का, तो प्रॉस्पेरिटी और बूम तो दोनों एक ही चीज हो गई ना, प्रॉस्पेरिटी और डिप्रेशन होना चाहिए, यानी कि दो स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो गए, ऑप्शन मेरे से थोड़ा गड़बड़ हो गया। बिजनेस साइकिल रेगुलर नहीं है, प्रिडिक्टेबल नहीं है, तो आपका सी भी गलत है और डी भी गलत है, दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। सी क्यों गलत है, बूम की जगह डिप्रेशन आना चाहिए। प्रॉस्पेरिटी और बूम तो एक ही चीज होती है ना, अगर आपका एक बिजनेस साइकिल एक्टिविटी जा रहे हैं तो वो प्रॉस्पेरिटी और डिप्रेशन से निकल कर जाएंगे, है ना। और यहाँ पर बिजनेस साइकिल नॉट रेगुलर नॉट प्रिडिक्टेबल नॉट रिपीटेटिव, तो सी एंड डी दोनों ही गलत है आपका यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट इन रिलेशन टू दी कॉन्सेप्ट ऑफ बूम, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है in relation to the concept of boom, बताइए। First is saying during the boom phase production capacity is fully utilized and also product fetch and above normal price which gives higher profit. Second बोल रहा है this attract more and more investment. Third बोल रहा है to manufacture a greater number of product entrepreneur purchase new machine and also employs worker work at a higher rate, and the fourth is all are correct. तो बूम पीरियड आपका कौन सा है, एक ऐसा पीरियड जहां पर आप अपने मैक्सिमम लेवल को अचीव कर चुके हो, है ना, जब वहां पे आप अपने मैक्सिमम लेवल को अचीव कर चुके हो वो बूम पीरियड है। तो फुली यूटिलाइज हो चुका है, ठीक है, मोर एंड मोर इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करता है, ठीक है, ग्रेटर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स एंटरप्रेन्योर परचेज न्यू मशीन, ये भी ठीक है, तो सारे स्टेटमेंट करेक्ट है, कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पे फॉर द बूम पीरियड गलत नहीं है, ऑल आर करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, अ वेव ऑफ प्रॉस्पेरिटी और डिप्रेशन इन वन इंडस्ट्री इन द केस ऑफ बिजनेस साइकिल will generate a wave in other industry soon. Which of the following function business cycle it represent? कौन सा फीचर जो है जो इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, कि अगर एक सेक्टर में आपको देखने को मिल रहा है क्या प्रॉस्पेरिटी या डिप्रेशन, तो दूसरे में भी आपको प्रॉस्पेरिटी और डिप्रेशन देखने को मिलेगा। एक इंडस्ट्री में प्रॉस्पेरिटी है तो दूसरे में भी देखने को मिलेगा, एक इंडस्ट्री में डिप्रेशन है तो दूसरे में भी देखने को मिलेगा। बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को डिफाइन कर रहा है, कौन सा फीचर जो है। पहला बोल रहा है बिजनेस साइकिल वेव लाइक मूवमेंट है, बिजनेस साइकिल सिंक्रोनिक है, बिजनेस साइकिल साइक्लिकल फ्लक्चुएशन रेकरिंग होते हैं, एनी ऑफ दीज। अब देखो एक में प्रॉस्पेरिटी तो दूसरे में भी आ गया, एक में डिप्रेशन है दूसरे में भी आ गया, यानी कि सिंक कर लेता है, सो इट्स अ सिंक्रोनिक, बिजनेस साइकिल इज व्हाट, इट इज सिंक्रोनिक। सो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी, ठीक है, राइट आंसर विल बी और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजनेस साइकिल आर ऑल्सो नोन एज, बिजनेस साइकिल को और क्या बोलते हैं, सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन, बिजनेस साइकिल को हम ट्रेड साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है, बिजनेस साइकिल को हम इकोनॉमिक साइकिल भी बोलते हैं, तो राइट आंसर इज डी। ट्रेड साइकिल बोलो, इकोनॉमिक साइकिल बोलो, बिजनेस साइकिल बोलो, एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा फेज है बिजनेस साइकिल का जिसको हम क्राइसिस फेज बोलते हैं, सॉरी, कौन सा फेज ऑफ बिजनेस साइकिल आपका क्राइसिस फेज कहलाता है, रिकवरी, बूम, रिसेशन, डिप्रेशन। अब देखो क्राइसिस है तो रिकवरी तो नहीं होगा ना, बूम भी नहीं होगा, या तो रिसेशन होगा या तो डिप्रेशन होगा, तो यहाँ पे होता है रिसेशन, रिसेशन फेज को हम बोलते हैं क्राइसिस, ठीक है, तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ बोथ मेन एंड मटीरियल इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच फेज।
अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, हमने पढ़ा है यूनिट 1 में भी हमने इस टर्म को पढ़ा है, जहाँ पे अपनी कैपेबिलिटी से कम पे सेटल डाउन होना पड़ रहा है ना। यू आर कैपेबल ऑफ मोर बट यू हैव टू एडजस्ट एट द लेस, वो आपका कहलाता है अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो कौन सा ऐसा फेज है बिजनेस साइकिल का जहाँ पे ये अंडर एम्प्लॉयमेंट हमें देखने को मिलता है? बताइए। डिप्रेशन, बूम, रिकवरी और रिसेशन। तो डिप्रेशन ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप अपने लोवेस्ट लेवल पे आ चुके हो, तो यहाँ पे आपका मेन और मटेरियल दोनों ही अंडर एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन में होता है। तो राइट आंसर इज डिप्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा पिक ऑड मैन आउट। पिक ऑड मैन आउट का मतलब क्या है, इनमें से कुछ अलग सा क्या है जो मैच नहीं कर रहा। तो फर्स्ट इज बूम, सेकेंड इज डिप्रेशन, थर्ड इज स्लो डाउन, फोर्थ इज रिकवरी। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, बूम, डिप्रेशन, रिकवरी तीनों ही आपके बिजनेस साइकिल के एक एक फेज हैं। स्लो डाउन आपका बिजनेस साइकिल के फेज में नहीं आता है, सो इट विल बी योर सी ऑप्शन। राइट आंसर क्या होगा आपका? सी ऑप्शन, स्लो डाउन. Good morning everyone, welcome to the official YouTube channel of Office Study 24/7. First of all, let me know how are you all and also let me know is audio video both are okay, are we good to go? एक बार जल्दी से बता दीजिए। तो आई गेस कल शाम को 8 बजे जो सेशन हुआ था आप लोगों ने देखा होगा, जहाँ पे एक स्पेशल अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए किया गया था फॉर द JIB जून पेपर। तो आज से जो है एक नई सीरीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहाँ पर डेज काउंटडाउन हम करते रहेंगे कि हाउ मेनी डेज आर लेफ्ट। थोड़ा सा यहाँ पे डर भी क्रिएट होगा मन में कि यार ठीक है 30 दिन रह गए, 20 दिन रह गए, काइंड ऑफ थिंग। तो डू नॉट पैनिक अबाउट इट, जस्ट कीप रिवाइजिंग द कंटेंट, प्रैक्टिस करते रहिए एंड टॉपिक वाइज टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट देते रहिए। अच्छा, क्या इस सीरीज में मैं करने वाली हूँ, आई विल इन्फॉर्म यू ऑल हियर। सबसे पहली चीज़ तो ये जो सीरीज हमारा रहेगा, इसमें हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, काइंड ऑफ एक तरीके से मॉक टेस्ट आप मान लीजिए इसको। 30 डेज लेफ्ट है आपके, क्योंकि हम जून को तो काउंट ही नहीं कर रहे, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक काइंड ऑफ मॉक टेस्ट मान लेंगे, जो हर दिन हाफ आवर्स में हम डिस्कस करेंगे विद दी पार्ट ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्लियरिंग ऑल्सो। यानी कि इस पर्टिकुलर सेशन में मैं आपके लिए वो सारे टॉपिक से क्वेश्चन लेकर आऊंगी जो ऑन द बेसिस ऑफ की टेक अवेज मई 2024 या 23 एंड अक्टूबर 2023 के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट रहे हैं। देखा गया है कि ऑलमोस्ट सभी शिफ्ट में या किसी ना किसी शिफ्ट में तो ये क्वेश्चन पूछे ही गए, इन टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए, वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, उसको प्रैक्टिस करेंगे विद दी सर्टेन लिमिटेड कॉन्सेप्चुअल नॉलेज एज वेल, ताकि आपका रिवीजन होता रहे। साथ ही में मैं आपको यूनिट नंबर भी शो करती रहूंगी, किस यूनिट से ये क्वेश्चन बिलोंग करता है। अगर आपने वो टॉपिक नहीं पढ़ा है तो उसको खुद से उस पर्टिकुलर यूनिट में जाके आप रिवाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पार्टिसिपेट करना है सभी को, आंसर करिएगा। फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट ए TLTRO। अकॉर्डिंग टू द टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन प्रोग्राम, व्हाट इज द ऑब्लिगेशन ऑफ बैंक्स इन टर्म्स ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटी एज कोलेटरल। तो टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू TLTRO प्रोग्राम जो हमारा है, वो इज ऑब्लिगेशन, व्हाट इज द ऑब्लिगेशन ऑफ बैंक्स इन टर्म्स ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटीज एज कोलेटरल, A, B, C और D। आपको बताना है यहाँ पर व्हाट इज द ऑब्लिगेशन ऑफ बैंक इन टर्म्स ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटी एज कोलेटरल। Banks are not required to maintain any security for amount received under the TLTRO. Second is saying banks are required to maintain a specified security for the amount received under TLTRO in their AFS, that is available for sale book. Then banks are required to maintain a specified security for the amount received under their TLTRO in their HTM book, that is held to maturity. Then banks are required to maintain a specified security for the amount received under the TLTRO in their investment account. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट हियर, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पे, ये आपको आंसर करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डू रिमेंबर, जब भी हम बात कर रहे हैं TLTRO की, टारगेटेड लिंक्ड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन की, इनको मेनली कोविड के टाइम पे RBI ने बहुत ज़्यादा यूटिलाइज करवाया स्पेसिफिक सेक्टर्स में फंड प्रोवाइड करने के लिए, है ना। लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन लेकर आए थे हम, जहाँ पे RBI ने कहा वो पर्टिकुलर सेक्टर जो कि अभी कैपिटल का डेफिशिएंसी है, वहाँ पे उनको कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, उनको यहाँ पर कैपिटल प्रोवाइड किया जाएगा। तो व्हाट डू यू थिंक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? एक्चुअली द राइट आंसर इज C, TLTRO इन देयर हेल्ड टू मैच्योरिटी बुक, अमाउंट जो रिसीव हुआ है उनको स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज मेंटेन करनी होगी। तो राइट आंसर इज C ऑप्शन। अब ये TLTRO क्या है, हेल्ड टू मैच्योरिटी में क्या करना है हमें,
वो देख लेते थोड़ा सा यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी 30th यूनिट से बिलोंग करता है ये टॉपिक आपका। टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन या लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन दोनों की ही हम बात करें, ये आरबीआई कंडक्ट करवाता है इंश्योर करने के लिए एडुकेट लिक्विडिटी लॉन्गर पीरियड फॉर स्पेसिफिक सेक्टर। देखो रेपो ऑपरेशन तो हम सबने सुना है ना, रेपो रेट वो रेट है जिसपे आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है शॉर्ट टर्म के लिए लेस देन 3 मंथ्स के लिए। इसी रेपो को लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, स्पेसिफिक लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन भी बना दिया गया है, जिसमें 1 ईयर 3 इयर्स के लिए लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए इनको यूज किया जाता है बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो टीएलटीआरओ या फिर एलटीआरओ जो है, यहाँ पे आरबीआई ऑक्शन करता है फंड्स को बैंक्स के लिए ताकि वो इन्वेस्टमेंट करें। कहाँ पे? प्रिस्क्राइब्ड सेक्टर में, प्रेस्क्राइब्ड कॉर्पोरेट एंड अदर इंस्ट्रूमेंट में। तो सबसे पहली चीज कोविड के टाइम पे आरबीआई ने जब इसको यूज किया था तो कहा था कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को पैसा दो फर्स्ट। सेकंड कहा गया था कि आपको पैसा देना है कहाँ पे, यू हैव टू प्रोवाइड द फंड टू दी पर्टिकुलर एनबीएफसीज एज वेल, है ना। तो यहाँ पे सिंपली हम क्या बात कर रहे हैं कि आपका एलटीआरओ और टीएलटीआरओ इसलिए लाया गया ताकि लिक्विडिटी को मैनेज कर सके। आप देख सकते हो फाइंडिंग डिफिकल्टी, जो भी कॉर्पोरेट ऐसे थे उन सबको हेल्प किया गया है। यहाँ पे 2020 में आरबीआई ने इसको इशू किया था आपका टीएलटीआरओ को। नेक्स्ट थिंग इज इम्पॉर्टेंट, अब आपका जब टीएलटीआरओ की बात हमने कर ली, एलटीआरओ की बात हम यहाँ पे कर चुके हैं। नेक्स्ट इज एक्सटेंड, अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये अमाउंट भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, पूछा जाता है। सबसे पहली चीज एलटीआरओ इम्प्लीमेंटेशन या आरबीआई ने कंडक्ट किया था ऑक्शन टारगेटेड रेपो का अप टू 3 इयर्स, है ना। 1 ईयर और 3 इयर्स का ड्यूरेशन होता है इनका, 3 इयर्स के लिए किया था आरबीआई ने, जहां पे टोटल अमाउंट 1 लाख करोड़ आरबीआई ने कहा था रेज करेंगे फंड फ्लोटिंग रेट पे लिंक टू दी पॉलिसी रेपो रेट जो भी चल रहा होगा। इसमें टीएलटीआरओ जब फर्स्ट टाइम कंडक्ट किया गया ईच ऑक्शन में, है ना, 4 ट्रांचेस हुए हैं, 4 बार इसको कंडक्ट किया गया, हर बार 25,000 करोड़ का अमाउंट जो है उसको कंडक्ट किया गया था टीएलटीआरओ के फेज 1 में, ठीक है। फिर टीएलटीआरओ का फेज 2 यानी कि 2.0 जब लेकर आए, यहाँ पे 50,000 करोड़ का कंडक्ट किया गया रेपो ऑपरेशन। क्लियर, टोटल अमाउंट था 1 लाख करोड़, फर्स्ट 4 में ईच में 25,000 करोड़, टीएलटीआरओ 2.0 में 50,000 करोड़ जो है आपका फंड्स जो हैं फ्लोटिंग रेट पे मार्केट में दिया गया था, सो दैट कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गए या एनबीएफसीज हो गए या कोई भी ऐसे पर्टिकुलर आपके सेक्टर हो गए जिनको कोविड के बाद में रिक्वायरमेंट्स हैं फंड की, वो प्रॉपर्ली फंड्स ले सके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये हो गया हमारा टीएलटीआरओ। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है डिपॉजिटरीज लेजिस्लेशन के बारे में। नहीं, ये आपका टॉपिक वाइज नहीं होगा, ये आपका पूरे सिलेबस में से 45 यूनिट्स में से जो भी ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अक्टूबर और मई 2023 में पूछे गए हैं, ऑलमोस्ट सभी शिफ्ट में या किसी ना किसी शिफ्ट में तो पूछे गए हैं, उनका प्रॉपर डिस्कशन इस पर्टिकुलर सीरीज में हम करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डिपॉजिटरीज लेजिस्लेशन। डिपॉजिटरीज लेजिस्लेशन को लेकर आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। A, B, C or D? It came into effect 1996. It is the legal basis establishment of depository to conduct the task of maintenance of ownership record of securities, effect changes in ownership record. It aims to materializing of securities. बताइए क्या है ये? A, B, C or D? A, B, C or D? Which of the following here is the statement जो कि आपका करेक्ट है इन कॉन्टेक्स्ट टू दी डिपॉजिटरीज लेजिस्लेशन? ए, बी, सी और डी। विक्रम सर जरूरी नहीं है आप लाइव देखो, आप इसको रिकॉर्डेड भी देख सकते हो। रेगुलर टाइम हमारे सेशन रहेगा सुबह 7:30 बजे, आज ये 10 बजे हो रहा है सिर्फ, है ना। अगर आप लाइव नहीं देख सकते नो इशू, आप रिकॉर्डेड देख सकते हो, अवेलेबल रहेगा चैनल पर। ए, बी, सी और डी कौन सा यहाँ पे करेक्ट है? डिपॉजिटरीज जो हैं इनका मेनली काम क्या है? फिजिकल सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, डिपॉजिट करते हैं आपके डीमेट अकाउंट में। तो यहाँ पे अगर हम बात करें 1996 में ये एक्ट आया था, पहली चीज बोल रहा है। सेकेंड हम ये बोल रहे हैं दैट लीगल बेसिस एस्टैब्लिशमेंट डिपॉजिटरी का कंडक्ट किया गया है टास्क ऑफ मेंटेनेंस ऑफ ओनरशिप रिकॉर्ड का ऑफ सिक्योरिटी और इफेक्ट कर रहा है चेंजेस इन द ओनरशिप रिकॉर्ड, और साथ ही में मटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज करता है। तो देखो डीमटेरियलाइजेशन करता है, मटीरियलाइजेशन नहीं करता, डीमटेरियलाइजेशन करता है। फिजिकल से इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक से फिजिकल में कन्वर्ट नहीं करता। सेकंड इज रॉन्ग, फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट, तो राइट आंसर होगा ए। ओके, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए। सॉरी
चलिए, तो एज पार्ट ऑफ द कैपिटल मार्केट रिफॉर्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सितंबर 1995 में डिपॉजिटरीज ऑर्डिनेंस लेकर आए, एक लीगल फ्रेमवर्क बनाया कि डिपॉजिटरीज को लाएंगे और आपका ओनरशिप डिटेल्स इन बुक एंट्री फॉर्म को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो डिपॉजिटरी बिल इंट्रोड्यूस हुआ 1996 में, आपका डिपॉजिटरी एक्ट जो है वो आ गया अगस्त 2016। 1996 से ये क्या हो गया, एप्लीकेबल भी हो गया, फोर्स में भी आ गया। ये कर क्या रहा है, सिंपली डिपॉजिटरीज लेजिस्लेशन जो है ये एम करते हैं प्रोवाइडिंग फर्स्ट अ लीगल बेसिस फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिपॉजिटरी, ताकि कंडक्ट कर सके टास्क ऑफ मेंटेनेंस ऑफ ओनरशिप ऑफ रिकॉर्ड्स, वो भी सिक्योरिटीज का इफेक्ट चेंजेस इन ओनरशिप रिकॉर्ड की। जैसे मान लीजिए मैंने शेयर खरीदा था, मैंने किसी और को बेच दिया तो ओनरशिप चेंज होगी, उन्होंने किसी और को बेच दिया तो ओनरशिप चेंज होगी। तो ये सारी ओनरशिप जो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में यहाँ पे मेंटेन की जाएगी। सेकेंड बोल रहे हैं डीमटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज इन द डिपॉजिटरी मोड एज वेल एज गिविंग ऑप्शन टू एन इन्वेस्टर टू चूज बिटवीन होल्डिंग सिक्योरिटी एज एट प्रेजेंट और होल्ड सिक्योरिटी इन डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म, है ना। तो आपका जितनी भी सिक्योरिटीज हैं जो फिजिकल हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट करेगा और होल्ड करेगा डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में ही। थर्ड, मेकिंग द सिक्योरिटीज फंजिबल, इट इज आपको इजी है चेंज करना, है ना, टू दी ओनरशिप। देन मेकिंग द शेयर डिबेंचर्स एंड एनी इंटरेस्ट देयर ऑन ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी फ्रीली ट्रांसफर, जो भी आपके शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, जो भी सिक्योरिटीज हैं आपकी, उनको फ्रीली ट्रांसफरेबल बनाया जाएगा ओनरशिप चेंज होने पे। एग्जम्पशन किया गया है ऑल ट्रांसफर ऑफ शेयर्स का विद इन डिपॉजिटरी फ्रॉम स्टैम्प ड्यूटी। अगर डिपॉजिटरीज में ही आप सिक्योरिटीज को ट्रांसफर कर रहे हो, चाहे वो किसी भी टाइप की सिक्योरिटी हो, तो किसी भी तरीके का स्टैम्प ड्यूटी आपको पे नहीं करना है, टैक्सेस वहां पे नहीं लगेंगे। नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर न्यू इंडिया डॉक्यूमेंट इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन। कितने सेक्शन में? 4 सेक्शन में। Which of the following is the part of the document? Drivers, infrastructure, inclusion, governance. बताइए। आज ही शुरू हुआ है, दिस इज दी फर्स्ट क्लास। आज से ही ये सीरीज स्टार्ट करी है हमने, 30 डेज लेफ्ट वाली। पूरे मई मंथ में आपकी ये सीरीज चलेगी, ठीक है, मंडे टू सैटरडे 7:30 AM आपका एक्चुअल टाइम रहेगा। चलिए, नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर न्यू इंडिया डॉक्यूमेंट हम लेकर आए थे। इस डॉक्यूमेंट के 4 सेक्शन हैं, इनमें से वो कौन से 4 सेक्शन है आपको ये बताना है, A, B, C और D। ओके, आई गॉट वन आंसर, दैट इज D। व्हाट अबाउट रेस्ट? एक्चुअली D है, चारों ही हैं, ड्राइवर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्लूजन, गवर्नेंस, ये चारों ही 4 सेक्शन है। और ये लेकर कौन आया था स्ट्रैटेजी? इट वाज इंट्रोड्यूस बाय नीति आयोग, है ना। किसने इंट्रोड्यूस किया था? नीति आयोग। और जो सर्वे करवाया था उसमें आपके जो शेयर होल्डर्स इंक्लूडेड थे उनके नंबर्स भी याद रखने। तो राइट आंसर यहाँ पे तो हो गया D, 1 2 3 4। नीति आयोग की स्ट्रैटेजी थी न्यू इंडिया की, जो दिसंबर 2018 में नीति आयोग ने पब्लिश किया था, एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर न्यू इंडिया, जिसमें आपके क्लियर ऑब्जेक्टिव फॉर 2023 के लिए दिए भी गए थे। साथ ही में ये 41 क्रिटिकल एरियाज के बारे में बात कर रहा था, जिसमें अकम्पलिशमेंट, है ना, रिकॉग्नाइज कर रहा है कि पहले क्या अकम्पलिशमेंट हो चुके हैं, आइडेंटिफाई कर रहा है बाइंडिंग रेस्ट्रिक्शंस क्या थे, रेकमेंड कर रहा है एक बात कि आप आगे और कैसे बढ़ सकते हो, डिफाइन कर रहा है आपके ऑब्जेक्टिव्स को। इसके लिए डॉक्यूमेंट जो क्रिएट किया गया था, इसमें 800 स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया था फ्रॉम दी गवर्नमेंट, सेंट्रल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल, है ना। इसमें से ओवर 505 एक्सटर्नल स्पेशलिस्ट भी थे जिनको कॉन्टैक्ट किया था डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए। और डॉक्यूमेंट में 41 चैप्टर्स हैं जिनको 4 सेक्शंस में डिवाइड किया है, ड्राइवर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्लूजन, गवर्नमेंट, ठीक है। याद रखिएगा चारों ड्राइवर्स के नाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगेज अरेंज द स्टेप ऑफ ट्रेड्स मैकेनिज्म। ट्रेड्स मैकेनिज्म का जो स्टेप्स हैं उसको यहाँ पे इन 5 स्टेटमेंट में आपको स्टेप्स में बताना है कि सबसे पहले क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है। दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन स्टेप्स में मैनेज करिए ट्रेड्स के मैकेनिज्म को। A, B, C और D क्या होगा सीक्वेंस यहाँ पर? ट्रेड्स आपको पता होगा आई गेस, है ना, हमने पढ़ा भी है ये। ट्रेड्स की अगर हम बात करें, ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम, जो टाइप ऑफ फैक्टरिंग है, ये क्या है आपका? टाइप ऑफ फैक्टरिंग है जो MSME के लिए है, स्पेसिफिकली माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए है। तो बताइए क्या अरेंजमेंट होगा स्टेप्स का? Creation of factoring unit, acceptance of factoring unit by the counterparty, buyer or seller as the case may be, binding by financiers. Third, selection of the best bid by the seller or the buyer as the case may be.
Payment made by the financier to the MSME seller at the agreed rate of financing discounting. Payment by the buyer to the financer on the due date. And I got the option number A. Very good. सारे सेम सीक्वेंस में लिखे 1 2 3 4 5 सेम अरेंजमेंट यहाँ पे किया गया है ट्रेड्स के अंदर. ठीक है, सो राइट आंसर इज ए. चलिए अब देखो ट्रेड्स है क्या. मेनली ये एक स्कीम है फॉर सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग द इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म ऑफ फैसिलिटेटिंग फाइनेंसिंग आउट ऑफ trade receivable of MSME from corporate other buyers including government, department, public sector undertaking through multiple financer. ये एक फॉर्म ऑफ फैक्टरिंग है. देखो बहुत सिंपल सी बात है. MSME ने अपने गुड्स बेचे, किसको बेचे? सरकार को बेचे, कॉर्पोरेट को बेचे, किसी को भी बेचे. उन्होंने गुड्स तो ले लिए पर अब वो बोल रहे हैं पेमेंट हम 1 महीने बाद करेंगे. बट MSMEs को इमीडिएट कैश की ज़रूरत है क्योंकि उनको और कॉन्ट्रैक्ट जो है उसके लिए पैसा चाहिए. तो वो क्या करेंगे? इस ट्रेड रिसीवेबल्स को बैंक्स के थ्रू डिस्काउंट करवा लेंगे. तो काइंड ऑफ फैक्टरिंग है आपका, बट स्पेसिफिकली MSME के लिए होगा, है ना. और ये है आपका पूरा मैकेनिज्म. सबसे पहले सप्लायर जो है गुड्स को सप्लाई करता है. सप्लायर फिर क्या करेगा? लॉग इन करेगा एंड अपलोड. ये एक प्लेटफॉर्म है ट्रेड्स आपका ना, एक प्लेटफॉर्म स्कीम है जिसमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें जहाँ पे ये सारी पार्टीज आके आपस में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं. अपने ट्रेड रिसीवेबल्स को डिस्काउंट करवाने के लिए MSME आ रहा है और बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आते हैं ये सर्विस प्रोवाइड करने के लिए. तो सबसे पहले सप्लायर ने गुड्स सप्लाई कर दिए. सप्लायर लॉग इन करेगा, अपलोड कर देगा अपनी इनवॉइस फॉर रिसीवेबल कि मैंने ये गुड्स भेज दिए, इसका प्राइस ये है. थर्ड लेवल पे बायर जो है वेरीफाई करेगा कि हाँ ठीक है हमने इसी कंडीशन पे एग्री किया था, अप्रूव कर देगा. फोर्थ पे इनवॉइस जो है वो कन्वर्ट किया जाएगा फैक्टरिंग यूनिट में फॉर बिडिंग, है ना. बोली लगाई जाएगी उसके ऊपर. कौन बोली लगाएगा? फाइनेंसर्स बिड अगेंस्ट द फैक्टरिंग यूनिट. बैंक्स हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो बताएंगे हम इतना डिपॉजिट डिस्काउंट दे देंगे, हम इतना डिस्काउंट दे देंगे, इतना चार्ज देंगे एक्सेट्रा. फिर सप्लायर को जो भी फेवरेट लगेगा, है ना, उस बिड में से वो एक्सेप्ट कर लेगा. और फिर ट्रेड एक प्लेटफॉर्म जो है जनरेट कर रहा है, सेटलमेंट करवाएगा पार्टीज के बीच में. और बस इसी तरीके से जो MSME है उसको इमीडिएट कैश मिल जाएगा विद द हेल्प ऑफ ट्रेड्स मैकेनिज्म. ठीक है, सो ये है आपका ट्रेड्स काइंड ऑफ फैक्टरिंग है, बट सिर्फ स्पेसिफिकली MSME के लिए होता है. फैक्टरिंग में तो कोई भी पर्सन जाए सेलर और जाके क्या कर सकता है? अपने ट्रेड रिसीवेबल्स को डिस्काउंट करवा सकता है. और आई कैन से ट्रेड रिसीवेबल को इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट करवा सकता है. कोई भी जा सकता है, बट यहाँ पे ट्रेड्स में सिर्फ और सिर्फ MSME जाएंगे. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है. A, B, C और D. फैक्टरिंग हो गया, फोरफिटिंग हो गया, ट्रेड्स हो गया. यहाँ से कंफर्म है एक क्वेश्चन आता ही है. ठीक है, एक सिंगल यूनिट है आपकी ये मॉड्यूल डी की, डेफिनेटली क्वेश्चन आता है यहाँ से. चलिए डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पहला बोल रहा है ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं रिलेटिवली हाई रिस्क प्रोजेक्ट को. दूसरा बोल रहा है डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करते हैं इक्विटी कैपिटल एंड गारंटी अपार्ट फ्रॉम डेट. थर्ड बोल रहा है IFCI पहला डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था, 1948 में बना है. आउट ऑफ दीज 3 कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है? जल्दी से आंसर करिए. बहुत सिंपल क्वेश्चन है डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को लेकर. अच्छा ये भी बता दीजिएगा IFCI को कितने कैपिटल से स्टार्ट किया गया था? IFCI को किस कैपिटल से स्टार्ट किया गया था? एंड द एक्चुअल आंसर विल बी डी. ऑल आर करेक्ट, सभी स्टेटमेंट करेक्ट हैं. पहला डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन IFCI है, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल देता है इंफ्रास्ट्रक्चर में जहाँ पे रिस्क भी होती है और इक्विटी कैपिटल जनरेट करता है अपार्ट फ्रॉम डेट, है ना. ऑल आर करेक्ट. और IFCI को 10 करोड़ के कैपिटल से स्टार्ट किया था जिसकी आज कैपिटल बढ़कर 250 करोड़ हो चुकी है. ठीक है, पहला डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था. राइट आंसर होगा आपका डी. चलिए देख लीजिए यहाँ पे डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का ऑब्जेक्टिव सिंपली क्या है? एज एन एजेंट यहाँ पे काम करता है डेवलपमेंट करने के लिए इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, इंटरनेशनल ट्रेड का. इकोनॉमी में ग्रोथ लेकर आता है, अलोकेट करता है रिसोर्सेज हाई प्रायोरिटीज एरियाज में. रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहा है प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट के थ्रू. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देता है, हायर प्रोडक्शन करता है. पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को प्रमोट कर रहा है. एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स को डेवलप करने की बात करता है. प्रमोट करता है डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरिया भी. हाउसिंग, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल यूटिलिटीज को लोन देता है, फाइनेंस करता है. प्लान कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, डेवलप करता है इंडस्ट्रीज को जो गैप इंडस्ट्रियल सेक्टर में आया है क्योंकि कमर्शियल बैंक कैपेबल नहीं थे लार्ज स्केल ऑफ फंड देने के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए देने के लिए, तो जो गैप था उसको फुलफिल भी करता है. प्रमोशनल सर्विस देता है ना, प्रोजेक्ट आइडिया देता है, फिजिबिलिटी स्टडीज, प्रोवाइडिंग टेक्निकल, फाइनेंशियल, मैनेजरियल असिस्टेंस, ये सब डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन करते हैं.
नाउ दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ये भी इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पे हम टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करें, 4 हैं। डेवलपमेंट बैंक, स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, थर्ड इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन, फोर्थ स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशन। इनके एग्जाम्पल्स भी याद रखिएगा। इसमें से इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन पूछा गया है लास्ट पेपर में, ऑप्शन दिया था और पूछ लिया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन। LIC, UTI सिर्फ 2 ही इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन कहलाते हैं अंडर द डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो इसको याद रखिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ डेवलपमेंट फाइनेंशियल। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टैक्सेशन ऑन कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स पे टैक्सेशन की बात हम कर रहे हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अब ये टैक्सेशन ऑन कैपिटल गेन्स जो है कहाँ लग रहा है, किस टॉपिक से है, वो आप यहाँ से समझ सकते हो। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि ये है हमारे सिलेबस की लास्ट यूनिट नंबर 45 का क्वेश्चन है आपका। चलिए बताइए क्या राइट आंसर होगा इसमें से, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा करेक्ट है। A, B, C और D, and actually the right answer will be here D, all are correct, सभी करेक्ट है। कैपिटल गेन्स फ्रॉम सेल्स ऑफ REITs एंड यूनिट्स कवर करता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स को, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को, एप्लीकेबल है दोनों इक्विटी इन्वेस्टमेंट जो यहाँ पे हो रहा है ना। और होल्डिंग पीरियड जो है 1 ईयर से ज़्यादा होगा ऑफ यूनिट एलोकेशन, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेशन लगेगा, और अगर 1 साल से कम होगा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स की रेट क्या है, 15% है। तो राइट आंसर इज डी, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, इनको याद रखिएगा, जो आपके ऑप्शंस हैं वो भी याद रखिएगा। डिटेल ऑप्शन जो होते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड ऑप्शन जो होते हैं, तो वो स्टेटमेंट से भी आप रिवाइज कर सकते हो अपने टॉपिक को। चलिए, REITs रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। अब ऑब्वियस सी बात है, हर दिन हम कोई प्रॉपर्टी तो नहीं खरीद सकते, तो इन मार्केट्स में, इन सेक्टर्स में पैसा कम मिल रहा था, है ना। तो यहाँ पे एक सॉल्यूशन निकाला कि एक काम करते हैं, ट्रस्ट खोल देते हैं, लोगों से कहेंगे जैसे आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो वैसे यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो हम अब चाहें तो REITs में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मुझे रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बार बार प्रॉपर्टी, फ्लैट या जो प्लॉट्स हैं वो खरीदने की जरूरत नहीं है, मैं इसके थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकती हूँ। टाइप आपके पास रिटेल है, रेसिडेंशियल है, हेल्थ केयर है, ऑफिस है एंड मॉर्गेज है। ये सभी टाइप्स REITs के हैं, याद रखिएगा, पूछे जाते हैं। साथ ही में आप देख सकते हो यहाँ पर, अगर हम बात कर रहे हैं टैक्सेशन की, तो REITs में टैक्सेशन ऑन डिविडेंड लगता है ना। टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड्स की अगर हम बात करें, ऑब्टेन REITs आर कंप्लीटली टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ इन्वेस्टर, इन्वेस्टर के हैंड में टैक्सेबल होगा। पे आउट फ्रॉम REITs इंक्लूड करता है एनुअल इनकम ऑफ द इन्वेस्टर और टैक्स अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टर स्लैब रेट। अब अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं जो भी डिविडेंड कमा रही हूँ वो तो मेरी इनकम है ना, तो उसके ऊपर मुझे टैक्स देना पड़ेगा। तो कैपिटल गेन आपके ऊपर, जो भी कैपिटल गेन आपने उसको इन्वेस्टमेंट किया, वहाँ से जो पैसा कमाया, जो कैपिटल गेन हुआ है, उसके ऊपर आपको शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों ही टैक्स देने होते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है वो आपका 1 साल या उससे कम के ड्यूरेशन में, है ना, अलोकेशन जो है उसके ऊपर अर्निंग होती है, तो 15% का आपका टैक्स का रेट है। अगर होल्डिंग पीरियड आपका 1 साल से ज़्यादा है, 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ यूनिट अलोकेशन, तो LTCG टैक्स लगेगा आपका, और LTCG जो है टैक्स रेट 10% है आपका, याद रखिएगा। और ये लगता है इन एक्सेस ऑफ 1 लाख रुपी विद नो इंडेक्सेशन बेनिफिट। ठीक है, तो ये टैक्सेशन है REITs में होता है। आप यहाँ पर जो भी कैपिटल गेन कर रहे हो उस पर आपको लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म दोनों ही कैपिटल गेन टैक्स देने होंगे। ड्यूरेशन याद रखिएगा, टैक्स का परसेंटेज याद रखिएगा। FIMMDA के बारे में कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है? FIMMDA के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इसके बारे में आपने सुना होगा बिल्कुल। क्या है? फर्स्ट इज सेइंग इट इज अ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, इट इज इनकॉर्पोरेटेड एज अ कंपनी अंडर सेक्शन 25 ऑफ कंपनीज एक्ट, इट वाज एस्टैब्लिश ऑन May 4, 1998। बताइए कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है FIMMDA के बारे में? और इफ़ यू रिमेंबर द फुल फॉर्म ऑफ FIMMDA, तो वो भी बता दीजिए फुल फॉर्म क्या है।
बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो ये सेल्फ रेगुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ये तो बिल्कुल सही है ना। कंपनीज एक्ट के सेक्शन 25 में इनकॉर्पोरेट हुआ है, ये भी बिल्कुल सही है। और 1998 में इनकॉर्पोरेट हुआ है, ये भी सही है। यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट्स अबाउट FIMMDA करेक्ट है। डी आंसर होगा, बिल्कुल सही है। अब ये FIMMDA जो ये है क्या, इसको देख लेते हैं। इट इज फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया। फिक्स्ड इनकम, ऐसे मार्केट जहां पे आप फिक्स्ड अर्निंग कर रहे हो, उन मार्केट्स को कवर करेगा, यानी कि डेट मार्केट एंड एक्सेट्रा। मनी मार्केट डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, जो कि एक सेल्फ रेगुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएटेड है फिक्स्ड इनकम के साथ, डेरिवेटिव मार्केट के साथ। फिक्स्ड इनकम मार्केट यानी कि जहां पे पहले से फिक्स होता है इतना रिटर्न आपको दिया जाएगा। डेरिवेटिव मार्केट आपका जिसकी वैल्यू ड्राइव की जाती है अदर वेरिएबल से, ठीक है। तो ये एसोसिएशन है कमर्शियल बैंक्स का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, प्राइमरी डीलर्स का, वॉलंटरी सेल्फ रेगुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशन का, बॉन्ड मनी डेरिवेटिव मार्केट्स के लिए, ठीक है। दैट इज FIMMDA, जो कि आपका सेल्फ रेगुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है और अदर रेगुलेटिंग बॉडीज को हेल्प आउट करता है क्या करने में, सिंपली परफॉर्म करने में ट्रांजैक्शंस, है ना। इन मार्केट्स को और बेटर और ग्रो करवाने के लिए और डेवलप करवाने के लिए, इफिशिएंटली वर्क करवाने के लिए काम करता है। चलिए नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट को लेकर कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है, आपको ये बताना है, इनकरेक्ट बताना है, ठीक है। चलिए, जब आप पेपर देने जाएंगे एक चीज पे जरूर फोकस करिएगा कि करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है, ट्रू पूछा है या फॉल्स पूछा है। बहुत माइनर सी मिस्टेक है पर हम कर देते हैं, कभी कभार हो जाती है, कभी कभार क्लास लेते वक्त मुझसे भी हो जाती है कि लाइक मैं पढ़ा रही हूँ और मैं करेक्ट इनकरेक्ट भूल जाती हूँ और मैं आंसर कुछ और दे देती हूँ। सो डू मेक श्योर, इस चीज पे जरूर ध्यान दो, है ना। बेसिक सा सिली सा मिस्टेक है बट ध्यान रखना है। इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट अनसिक्योर्ड बोरोइंग है बाय कॉर्पोरेट एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फ्रॉम अदर कॉर्पोरेट एंटिटी, जो रजिस्टर्ड होते हैं कंपनीज एक्ट 1956 में। टेन्योर जो है इसका 90 डेज है, मोस्ट कॉमन जो यूज किया जाता है, पर रेगुलरली 1 डे टू 1 ईयर होता है। बोरोइंग जो है रेस्ट्रिक्टेड है 150% ऑफ नेट ओन फंड एंड मिनिमम टेन्योर ऑफ बोरोइंग इज 7 days। बताइए कौन सा स्टेटमेंट आपका यहाँ पे इनकरेक्ट है अबाउट दी इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, A, B, C और D। एंड एक्चुअली द राइट आंसर हियर इज, आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, इट विल बी योर D, नन, क्योंकि सारे स्टेटमेंट करेक्ट है, कुछ भी इनकरेक्ट यहाँ पे नहीं है, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हियर, राइट आंसर विल बी D, ओके। अब यहाँ पे देख लीजिए, अगर हम इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट की बात करें, एक्चुअल में ये अनसिक्योर्ड बोरिंग है और कोलेट्रल भी नहीं होता यहाँ पे, है ना, बाय कॉर्पोरेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फ्रॉम अदर कॉर्पोरेट एंटिटी, जो कि रजिस्टर्ड है कंपनीज एक्ट में 2013 में। कॉर्पोरेट हैविंग सरप्लस फंड, वो एक दूसरे को लोन दे देते हैं जरूरत के टाइम पे, और ये जो लैंडिंग है ये अनकोलेट्रलाइज होती है, कोलेट्रल भी नहीं देते हो आप, है ना, सिक्योरिटी भी नहीं देते, तो ऑब्वियसली रिस्की तो होगा। यहाँ पर शॉर्ट टर्म क्रेडिट रेटिंग ऑफ कॉर्पोरेट वुड डिटरमाइन रेट एट विच कॉर्पोरेट वुड बी एबल टू बोरो फंड्स, है ना। लाइक रेटिंग्स तो आपकी ऑब्वियस है, बिना रेटिंग के तो कोई भी लोन नहीं ले सकता, ना ही कोई देगा, बट यस ये आपको ये बताता है कि कितना लोन दो कितना नहीं दो, कोई सजेशन नहीं है ये आपके लिए। देन आपका टेन्योर वही है 1 day to 1 year होता है, पर सबसे ज्यादा 90 days के लिए यूज किया जाता है। प्राइमरी डीलर जो है वो परमिट है बोरो करने के लिए ICD मार्केट, है ना। डू रिमेंबर दिस, प्राइमरी डीलर्स आर ओनली परमिटेड टू बोरो इन ICD, लाइक ये सिर्फ बोरो कर सकते हैं, लोन नहीं दे सकते। कौन? प्राइमरी डीलर्स। बोरोइंग अंडर ICD इज रेस्ट्रिक्टेड टू 150% ऑफ नेट ओन फंड, और जो मिनिमम टेन्योर बोरोइंग का रहेगा वो रहेगा 7 days। टुडे इज 30th of March और आई गेस यू गाइज आर वेरी बिजी इन योर बैंक, बट स्टिल प्रिपरेशन तो हमें करनी ही है, कुछ ना कुछ तो हमें ऐसा टाइम निकालना ही होगा कि हम हर दिन कुछ ना कुछ तो पढ़ते रहें, बिकॉज तभी जाके हम इन पेपर्स को क्वालिफाई कर पाएंगे। एंड एज यू नो इट्स ऑलरेडी अप्रैल, है ना, एक दिन बाद हमारा अप्रैल आ जाएगा और हमारे पास फिर बचते हैं सिर्फ और सिर्फ 1 month and 20 days, है ना, टू प्रिपेयर ऑल द 4 subjects। सो इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आप बहुत जल्दी से कॉन्सेप्ट्स को समझकर स्टडी करना स्टार्ट कर दें, एंड मेक श्योर कि आप प्रैक्टिस भी करते रहें, रिवीजन भी करते रहें, बिकॉज ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ये सब कुछ ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है व्हेन यू टॉक अबाउट योर JIB पेपर नाउ, क्योंकि जब से सिलेबस चेंज हुआ है पेपर्स आर लिटिल टफ। तो इसी के लिए कुछ 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो इंपॉर्टेंट हो रही हैं, दैट इज़ JIB महापैक।
GIB महापैक जो है आप लोगों का, दैट इज अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ यू एट द लोवेस्ट प्राइस फर्स्ट टाइम ऑन ऑफिसर्स एट 24/7 और प्राइस रहेगा सिर्फ 5414 एंड विद द 1 ईयर वैलिडिटी। ठीक है, 1 साल की वैलिडिटी के साथ, जिसमें आपको कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस भी मिलेंगे, लाइव बैचेस, आपके क्रैश कोर्स हैं, आपका लेट्स से रिवीजन बैच है, आपके पावर पैक बैच है, आपके न्यूमेरिकल बैच भी आ रहे हैं अभी, है ना। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी एक ही बैच के अंदर, एक ही पैक के अंदर। तो डू मेक श्योर जल्दी से आप एनरोल कर लीजिए, अगर अभी तक नहीं किया है तो। ऑफर 31 मार्च तक है, उसके बाद नहीं रहेगा। चलिए, आज की जो क्लास है, क्लास नंबर 4 है, क्रैश सीरीज जब से हमने स्टार्ट करी है। तो आज के सेशन में मॉड्यूल सी तो हम कर ही रहे हैं ऑब्वियसली। मॉड्यूल सी का जो यूनिट हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी अ 23rd यूनिट, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अगर मैं बात करूं डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, तो ये ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको बनाने के पीछे एक कारण था। हर एक चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण तो होता ही है, बट एक्चुअली हुआ क्या, कमर्शियल बैंक्स जो थे वो कैपेबल नहीं हो पा रहे थे क्या करने में। चलो इससे भी थोड़ा सा आगे जाते हैं। हमने पढ़ा था कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन कभी नहीं किया, क्योंकि उनको पता था अगर इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया तो इसका फायदा, इंडिया का फायदा होगा ना, हमारा क्या फ़ायदा है। तो वो इंडिया से रॉ मटेरियल ले जाया करते थे, रिसोर्सेज ले जाया करते थे, फंड्स ले जाया करते थे ब्रिटेन, और सब कुछ ब्रिटेन में ही कर रहे थे। तो इंडिया का इंडस्ट्रियलाइजेशन कभी हुआ नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर कभी बना नहीं। तो इसीलिए सरकार के पास जब प्लानिंग आई, हम आज़ाद हुए, तो सरकार ने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत छोटी सी बात तो है नहीं, है ना, बहुत लंबे समय तक चलता है और बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ कैपिटल मांगता है ना, बहुत लार्ज स्केल ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड है, लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए। तो ये चीज़ें रिक्वायर्ड थी कंट्री में, और पूरा बर्डन जो था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का सरकार के ऊपर था। रोड्स बनाओ, बिल्डिंग्स बनाओ, ब्रिज बनाओ, एक्सेट्रा, है ना, आपके डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बनाओ। तो इन सब के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था, सरकार के ऊपर ही बर्डन आता था हमेशा। तो फिर सरकार ने कहा कि कुछ तो करना पड़ेगा। तो जब फंड्स देने की बात आ रही थी तो कमर्शियल बैंक जो थे वो कैपेबल नहीं थे देने के लिए। कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, हमसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, हम कितना डिपॉजिट दे रहे हैं, करोड़ों में तो हर कोई पर्सन दे नहीं रहा डिपॉजिट, है ना। तो लार्ज स्केल कैपिटल कमर्शियल बैंक नहीं इकट्ठा कर पा रहे थे और ना ही लॉन्ग टर्म के लिए दे पा रहे थे, क्योंकि अगर मैं सेविंग्स अकाउंट में पैसा रख रही हूँ, करेंट अकाउंट में पैसा रख रही हूँ, तो मैं कभी भी निकाल सकती हूँ ना उसको। बैंक उस पैसे को लंबे समय तक ले किसी और को तो लोन नहीं दे सकता, क्योंकि मैं तो कभी भी जाके वापस विड्रॉल मांग सकती हूँ। दूसरी चीज़ ये, FD और RD भी हम करवा रहे थे तो उसका मैच्योरिटी भी मैक्सिमम 10 साल था, उसके ऊपर तो था नहीं। और इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल तक के लिए लोन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो क्या करें, फिर सॉल्यूशन RBI ने निकाला कि डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की अब कंट्री को ज़रूरत है। व्हाट हैपेंड, 1 सेकेंड। फिर कहा गया कि देश को अब ऐसे इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत है जो लार्ज स्केल कैपिटल दे सके और लॉन्ग टर्म के लिए दे सके। और फिर RBI ने डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को बनाया, जिनका नाम है नाबार्ड, सिडबी, एग्जिम बैंक, है ना, IFCI, NHB, NAFID जो लेटेस्ट आया, ये सब आपके क्या है, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग पॉइंट्स रिलेट टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इनमें से ऐसा कौन सा पॉइंट है जो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऑब्जेक्टिव को बता रहा है यहाँ पर, है ना, टॉकिंग अबाउट द डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये आपको बताना है। ऐसा कौन सा पॉइंट है जो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में यहाँ पे बता रहा है। चलिए, तो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का ऑब्जेक्टिव है क्या, हमें वो बताना है यहाँ पर। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज टेलिंग हस, पहला स्टेटमेंट जो है हमें बता रहा है कि टू सर्व एज एन एजेंट ऑफ, है ना, कि हमें सर्व करना है कैसे इनको, एज एन एजेंट ऑफ डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर, चाहे वो इंडस्ट्री हो, एग्रीकल्चर हो, इंटरनेशनल हो। सेकेंड, एक्सलेट करना है ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी को। थर्ड, एलोकेट करना है रिसोर्सेज को टू दी हाई प्रायोरिटी एरियाज। फोर्थ, फॉस्टर करना है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को। फिफ्थ, डेवलप करना है एंटरप्रेन्योरल स्किल को। सिक्स, प्रमोट करना है डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज। ऑफ सेवंथ है आपका फाइनेंस करना है हाउसिंग, स्केल, इंडस्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल यूटिलिटीज़ को। ठीक है, चलिए, तो आपको आंसर देना है इसमें यहाँ पे कौन सा करेक्ट है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ। कौन से ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो करेक्ट है यहाँ पे रिगार्डिंग योर डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो आपको बताना है। अच्छा, एक्चुअली मैंने ना 9 स्टेटमेंट का आपका क्वेश्चन बनाया था, बट वो पूरी एक स्लाइड पे नहीं आया था, तो मुझे स्टेटमेंट काटने पड़े, पर मैं ऑप्शन काटना भूल गई। चलो ठीक है, बताइए क्या होगा राइट आंसर। कौन सा ऐसा पॉइंट है जो ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर रहा है डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का। एंड आई गेस यू ऑल विल से कि सभी कर रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, ऑल आर डूइंग। पहला
फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, जितने भी स्टेटमेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं दे ऑल आर फुलफिलिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो सारे ही स्टेटमेंट जो है आपके करेक्ट हैं यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, दैट इज टॉकिंग अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन ऑफ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर करेक्ट। अब डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को मल्टीपल तरीके से क्लासीफाई किया गया है, तो पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा वो क्लासिफिकेशन करेक्ट है। फर्स्ट इज सेइंग डेवलपमेंट बैंक का, सेकंड इज सेइंग स्पेशलाइज्ड बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, थर्ड इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन, फोर्थ स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशन। इन चारों में से कौन सा क्लासिफिकेशन जो है डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का वो करेक्ट है? ए, बी, सी और डी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? और यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑल आर करेक्ट। आपके डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डेवलपमेंट बैंक जैसे नाबार्ड, सिडबी वगैरह है, स्पेशलाइज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है आपके, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन जैसे कि आपका वो हो गया LIC हो गया, स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशंस भी हैं, तो राइट आंसर क्या होगा? डी, ऑल आर द क्लासिफिकेशंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है इन रिलेशन टू सिडबी, अगर सिडबी की बात करें, ट्यूलिप स्कीम जो है उसका लोन टेन्योर कितने टाइम का है? सिडबी क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसके अंदर जो स्कीम हम लेकर आए ट्यूलिप स्कीम, इसका लोन टेन्योर कितने टाइम का है? दैट यू हैव टू आंसर। अप टू 2 to 5 ईयर जिसमें मोराटोरियम है 3 से 6 महीने का, अप टू 5 ईयर जिसमें 6 महीने का मोराटोरियम है, रीपेबल है ओवर 4 months, अप टू 4 ईयर्स है इंक्लूडिंग 1 month का मोराटोरियम। क्या होगा राइट आंसर? ओके, सो राइट आंसर इज एक्चुअली अप टू 5 ईयर है जिसमें 6 month का मोराटोरियम है। मोराटोरियम वो पीरियड होता है जहां पे आपको अपनी EMIs इंस्टॉलमेंट पे नहीं करनी होती, यू कैन स्टॉप योर पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, है ना, फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फाइनेंसिंग फैसिलिटी ऑफर्ड बाय सिडबी? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू ऐसी कौन सी फाइनेंसिंग फैसिलिटी जो ऑफर की जाती है? डायरेक्ट फाइनेंस, इनडायरेक्ट फाइनेंस, माइक्रो फाइनेंस, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट फाइनेंस, एंड ऑप्शन है आपके ओनली 2, ओनली 3 and 4, ओनली 1, 2 and 3 एंड ऑल ऑफ द अबव। तो क्या लगता है आपको, क्या होगा राइट आंसर यहाँ पे? ए, बी, सी और डी। एंड एक्चुअली सिडबी डायरेक्ट फाइनेंस भी देता है, इनडायरेक्ट फाइनेंस भी देता है, माइक्रो फाइनेंस भी देता है, बट ओवरसीज इन्वेस्टमेंट नहीं करवा रहा। तो राइट आंसर होगा ओनली 1, 2 and 3, सिर्फ फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड है, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट फाइनेंस नहीं करवाता आपका सिडबी। सो राइट आंसर विल बी योर सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट? इनमें से कौन सा करेक्ट है अबाउट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज? इनमें से कौन सा करेक्ट है अबाउट योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज? एक चीज तो मैं लिखना ही भूल गई, ऑफ एग्जिम बैंक, ऑफ एग्जिम बैंक। एग्जिम बैंक के प्रोडक्ट और सर्विसेज को लेकर इनमें से कौन सी सर्विसेज या जो प्रोडक्ट लिखे गए हैं वो करेक्ट है, आपको बताना है। बायर्स क्रेडिट्स, लाइन ऑफ क्रेडिट, एक्सपोर्ट एडवाइजरी सर्विसेज, प्रोजेक्ट फाइनेंस, मार्केट एडवाइजरी सर्विसेज। बताइए इनमें से कौन से प्रोडक्ट और सर्विसेज एग्जिम बैंक के जो हैं वो करेक्ट हैं? ए, बी, सी और डी। अब देखो, बायर्स क्रेडिट या लाइन ऑफ क्रेडिट की बात करो आप, ठीक है, या फिर आप प्रोजेक्ट फाइनेंस की बात करो, ये तीनों तो हैं प्रोजेक्ट्स यानी कि प्रोडक्ट्स। एक्सपोर्ट एडवाइजरी सर्विस और मार्केटिंग सर्विस जो है ये एग्जिम बैंक की सर्विस है। तो 3 प्रोडक्ट्स के नाम लिखें सामने और 2 सर्विसेज के नाम लिखें, यानी कि आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। बायर्स क्रेडिट, लाइंस ऑफ क्रेडिट, एक्सपोर्ट एडवाइजरी सर्विस, प्रोजेक्ट फाइनेंस, मार्केटिंग एडवाइजरी सर्विसेज, ये सब ही एग्जिम बैंक के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं। सो राइट आंसर इज डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैड अ रोल ऑफ काउंसलिंग NRIs फॉर देयर इन्वेस्टमेंट इन इंडिया? इनमें से कौन सा ऐसा डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसका रोल है काउंसलिंग का, NRIs का, वो भी इन्वेस्टमेंट इन इंडिया के लिए? देखो हमने पढ़ा था यूनिवर्सल बैंक का फंक्शन जो है सबसे पहले ICICI बैंक लेकर आया था। तो जितने भी यूनिक इन्वेस्टमेंट्स के वेज हैं हमारी कंट्री में जो आए वो ICICI बैंक के थ्रू ही स्टार्ट हुआ है। तो ICICI बैंक ही है जो NRIs को काउंसलिंग करता है, एडवाइजरी देता है कि वो क्या करें, इंडिया में इन्वेस्टमेंट करें। सो राइट आंसर इज सी, है ना। और यूनिवर्सल बैंक भी सबसे पहले कौन लेकर आया था? आपका ICICI बैंक लेकर ही आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इनकरेक्ट अबाउट द की रोल्स ऑफ मार्केटिंग एडवाइजरी सर्विस? जो कि कौन देता है? दिस इज वन ऑफ द सर्विस ऑफ एग्जिम बैंक। एग्जिम बैंक की काफ़ी सारी सर्विसेज में से एक सर्विस है मार्केटिंग एडवाइजरी सर्विस।
तो पहला बोल रहा है हेल्प कर रहा है इंडियन एक्सपोर्टिंग फर्म्स को इन देयर ग्लोबलाइजेशन एफर्ट बाय प्रोएक्टिवली असिस्टिंग इन लोकेटिंग ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूटर्स बायर्स पार्टनर्स फॉर देयर प्रोडक्ट एंड सर्विस। सेकंड, आइडेंटिफाई कर रहा है अपॉर्चुनिटीज ओवरसीज सेटअप करने के लिए प्लांट्स को, प्रोजेक्ट को फॉर एक्विजिशन ऑफ ओवरसीज कंपनी। थर्ड, मार्केटिंग एडवाइजरी सर्विसेज ग्रुप ऑल्सो ऑर्गेनाइज वर्कशॉप सपोर्टिंग इवेंट्स, फैसिलिटेट करता है डिजाइन को, पैकेज को, देयर प्रोडक्ट्स फॉर इन्वेस्टमेंट मार्केट्स। अब आपको बताना है इन सब में से कौन सा आपका जो रोल है मार्केटिंग एडवाइजरी सर्विसेज का वो इनकरेक्ट है, ए, बी, सी और डी। कौन सा रोल जो है आपका वो गलत है? ओके, एंड द राइट आंसर इज एक्चुअली नन, क्योंकि सारे ही रोल जो हैं यहाँ पे सही डिफाइन किए गए हैं अबाउट योर एग्जिम बैंक मार्केटिंग एडवाइजरी सर्विस। सो राइट आंसर होगा डी, नन, बिकॉज नन ऑफ दीज इज इनकरेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन। एग्जिम बैंक वॉज एस्टैब्लिश इन द ईयर। एग्जिम बैंक इज द एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ आवर कंट्री। हमने इसको फोरफिटिंग में भी पढ़ा था कि आरबीआई ने सबसे पहले फोरफिटिंग जब स्टार्ट करी थी, किससे स्टार्ट करी थी? एग्जिम बैंक से स्टार्ट करवाया था। तो 1990, 1964, 1955, 1981 कब आया एग्जिम बैंक? नाबार्ड के एक साल पहले यानी कि 1981। तो नाबार्ड कब आया? 1982। ठीक है, चलिए राइट आंसर होगा आपका यहाँ पे डी। नेक्स्ट, थोड़ा सा लेंदी सा क्वेश्चन लग रहा है पर बहुत सिंपल है। पहले डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में है। हमारी कंट्री का पहला डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था IFCI, मतलब है अभी भी, 1948 में बनाया गया है ना, 10 करोड़ के इनिशियल कैपिटल के साथ। चलिए आपको यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं अबाउट द IFCI। इन दोनों में से आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। एक बार पढ़ते हैं इसको। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एस्टैब्लिश किया है IFCI को ऑन जुलाई 1, 1948 फॉलोइंग एनेक्टमेंट ऑफ IFCA। और IFCA हमारी कंट्री का पहला डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था जो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए थ्रू डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री के लिए लाया गया। सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि ऑथराइज शेयर कैपिटल 10 करोड़ था इनिशियल स्टेज में, और इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन एक्ट 1986 ऑथराइज कैपिटल को इंक्रीज किया गया 250 करोड़ में। जो एक्टिविटीज़ ये प्रोवाइड कर रहा है उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, पहला है फाइनेंसिंग, दूसरा है प्रमोशनल। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका करेक्ट है अबाउट द IFCI। विच स्टेटमेंट 1 और 2 में से करेक्ट है? या तो दोनों ही करेक्ट है या दोनों करेक्ट नहीं है, या एक करेक्ट है एक नहीं है। और एक्चुअल में आप देखो दोनों ही करेक्ट है ना, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, क्योंकि पहला डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी है, 1948 में भी आया था, 10 करोड़ के ऑथराइज कैपिटल से स्टार्ट किया था, बढ़ा के 250 करोड़ कर दिया। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म करता है, प्रमोशनल एक्टिविटी भी परफॉर्म करता है। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, एक और क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे IDBI को लेकर। IDBI सबसे पहले डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था, फिर इसको कमर्शियल में पब्लिक सेक्टर में कन्वर्ट किया, फिर पब्लिक सेक्टर से अब ये प्राइवेट सेक्टर बैंक बन चुका है। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट असिस्टेंस बाय IDBI? सीड कैपिटल असिस्टेंस, सॉफ्ट लोन स्कीम, रिहैबिलिटेशन असिस्टेंस टू सिक यूनिट्स और प्रोजेक्ट फाइनेंस असिस्टेंस। आपको बताना है इनमें से कौन सा फॉर्म है इनडायरेक्ट असिस्टेंस का, A, B, C और D। A, B, C और D कौन सा यहां पे आपका करेक्ट है? ओके, सो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे सीड कैपिटल असिस्टेंस। राइट आंसर इज A, दैट इज अ सीड कैपिटल इन्वेस्टमेंट असिस्टेंस, सॉरी, है ना। दिस इज द फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट असिस्टेंस जो कि IDBI प्रोवाइड कर रहा है। तो राइट आंसर विल बी योर A। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। एंड करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले मुझे ये बता दीजिए दैट हाउ मेनी क्वेश्चंस यू हैव आंसर करेक्ट। तो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है आपकी। ठीक है, इस इंपॉर्टेंट यूनिट को अच्छे से याद कर लीजिएगा। काफ़ी सारी चीज़ें हैं। NAFID के ऊपर मैं कुछ क्वेश्चन नहीं लेकर आ पाई हूँ अभी, है ना, बट यस NAFID इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। आपका जो NAFID है वो क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो डू मेक श्योर आप उसको भी अच्छे से कवर करो। ठीक है, NAFID आपका लेटेस्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। टेस्ट सीरीज होगा, टॉपिक वाइज फुल लेंथ सारे टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगे, ई बुक्स आपको मिल जाएंगी। व्हेन यू स्क्रॉल डाउन तो स्टडी प्लान पे क्लिक करिएगा, चारों सब्जेक्ट के स्टडी प्लान अवेलेबल हैं। यहाँ से आप टाइम और डेट डिसाइड चेक कर सकते हो कि किस टाइम पे कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है और किस डेट से स्टार्ट हुआ है, वो आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे डाउनलोड भी कर सकते हो इसको। आफ्टर दैट
क्लिक ऑन द बाय नाउ ऑप्शन, एंटर कर दीजिए यहाँ पे कोड, दैट विल बी Y496 और अप्लाई कर दीजिए। वंस यू अप्लाई तो आपको यहाँ पे दिखेगा 80% डिस्काउंट, 1% एडिशनल डिस्काउंट आपको मिलेगा अगर आप एप्लीकेशन से परचेस करते हो। 3700 यू हैव टू पे फॉर योर व्हाट, क्रैश कोर्स, है ना, 6 महीने का वैलिडिटी रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट दिस इज योर महापैक। महापैक में फ़ायदा ये है कि कॉम्प्रिहेंसिव बैच, क्रैश कोर्स, और आज के टाइम पे जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा मैं बता देती हूँ, क्योंकि आज आप कॉम्प्रिहेंसिव बैच रेगुलर ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो तो आपको रिकॉर्डिंग यहाँ पे मिल जाएंगी। तो कॉम्प्रिहेंसिव बैच हो गया, क्रैश कोर्स हो गया, आपके अप्रैल में रिवीजन बैचेस आएंगे वो आपको मिल जाएगा, न्यूमेरिकल बैचेस आ रहे हैं आपके वो आपको मिल जाएंगे, पावर पैक बैचेस आपको मिल जाएंगे। तो ये सब कुछ अवेलेबल है महापैक के अंदर। देन क्लिक ऑन द बाय नाउ ऑप्शन, यहाँ पे कोड यूज़ करेंगे आप Y496 और अप्लाई कर दीजिए। वंस यू अप्लाई आपको दिखेगा 80% का डिस्काउंट, 1% एडिशनल डिस्काउंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, है ना, अगर आप एप्लीकेशन से परचेस करते हो। क्लियर? देन यहाँ से ये प्राइस इस कोड पे आपको मिलेगा 5414 रुपीज़। दैट्स द लोवेस्ट प्राइस महापैक का आज तक, है ना। एंड डबल वैलिडिटी तो है ही, 6+6 मंथ की वैलिडिटी आप लोगों के लिए अवेलेबल है ना। तो ये सारा ऑफर जो है ये रहने वाला है 31 मई तक। तो इफ़ यू वांट टू एनरोल, एप्लीकेशन से जाके एनरोल कर लीजिएगा। कोड विल रिमेन Y496 सभी बेनिफिट्स के लिए। एंड लास्ट, अगर आप रेगुलरली YT सेशन ज्वाइन करना चाहते हो रेगुलर बेसिस पे, देन डू सब्सक्राइब द चैनल ऑफिसर्स 24/7 एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि सभी अपकमिंग सेशंस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन ऑफ द वीडियो। और सेशंस रेगुलरली आप ज्वाइन कर सकते हो। मंडे टू सैटरडे आपके रेगुलर सेशंस होते हैं। संडे को जैसे मैंने बताया मॉड्यूल सी का